यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। ऑस्टिन को तो मानो रॉबर्ट की बात पर विश्वास ही नहीं होता। आज से 2-3 साल पहले उसे जब से उस खजाने के बारे में पता चला था, उसने उस खजाने को पाना अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया था। और आज आज आखिरकार वो अपने सबसे बड़े मकसद से कुछ ही दूरी पर था। वो कहीं यूरो बिलियंस का खजाना उसका इंतजार कर रहा था। बस अब अनन्या को वहां एक बार ले जाने की देरी थी। वॉट? तुम सच कह रहे हो? ऑस्टिन खुशी से एक्साइटेड होते हुए कहता है। ऑस्टिन कभी किसी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था, पर आज उसके चेहरे पर पहली बार इतनी खुशी देखकर वो भी समझ सकता था कि उसका बॉस इस न्यूज़ से कितना खुश है। हाँ बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। आज सुबह ही मुझे हमारे आदमियों का मैसेज आया था। उसकी ये बात सुनकर तो ऑस्टिन की मुस्कान और ज्यादा बड़ी और गहरी हो जाती है। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऑस्टिन एक शैतानी मुस्कान के साथ सामने देखते हुए कहता है। फिर वो रॉबर्ट को देखते हुए कहता है, और वो लड़की अनन्या, वो ठीक तो है? इस पर रॉबर्ट हाँ में सर मिलाते हुए जवाब देता है। हाँ सर, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। इस पर ऑस्टिन हाँ में अपना सर हाँ में मिलाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद रॉबर्ट झिझकते हुए ऑस्टिन से कहता है, तो सर हमें वहां के लिए कब तक निकलना चाहिए? ऑस्टिन इस पर कुछ देर सोचकर कहता है, कल कल सुबह हम वहां के लिए निकल जाएंगे। इस पर रॉबर्ट हाँ में अपनी गर्दन हाँ में मिला देता है, पर उसके दिमाग अभी एक और सवाल घूम रहा था जिसको वो ऑस्टिन से पूछने में झिझक रहा था। ऑस्टिन उसे एक नज़र देखकर अपने पॉकेट से सिगरेट की एक बड निकाल उसे पीते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहता है, क्या कहना चाहते हो रॉबर्ट? साफ साफ कहो। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। इस पर रॉबर्ट भी खुश हो जाता है। वो धीमी आवाज में ऑस्टिन से कहता है, सर एक बार वो ट्रेजर हमारे हाथ लग गया, फिर वो लड़की, उसका क्या? इस पर ऑस्टिन एक शैतानी हंसी हंसता है। कुछ देर चुप रहने के बाद सिगरेट का एक लंबा कश भरकर कहता है, ओह रॉबर्ट, तुम्हें तो पता ही है जो चीज़ ऑस्टिन के किसी काम की नहीं होती, ऑस्टिन उसे एक पल के लिए भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करता। इस पर रॉबर्ट ऑस्टिन को हैरानी से देखने लगता है। उसे ऑस्टिन की ये बात कुछ समझ नहीं आई थी। ऑस्टिन, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ पड़ सकता था। वो एक हल्की सी हंसी के साथ कहता है, इसका मतलब साफ है रॉबर्ट, एक बार हमारा काम हो जाए फिर अनन्या हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। फिर उसे जिंदा रखकर हम क्या करें? हम उसे उस रेगिस्तान में ही कहीं दफना देंगे? इस पर रॉबर्ट भी ऑस्टिन को हैरानी से देखने लगता है। उसे आज अपने बॉस की क्रूएल्टी का अंदाजा हुआ था। वो अनन्या जैसी इनोसेंट लड़की पर भी रहम नहीं खा सकता था जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये सोचकर ही उसके माथे से पसीना बहने लगता है। ऑस्टिन आगे कहता है, जेट रेडी करवाओ। ये कहकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऑस्टिन और रॉबर्ट इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि कोई उन दोनों की सारी बातें सुन रहा है। ये और कोई नहीं, समर था। समर अपने रूम से निकला ही था कि उसे कुछ दूर खड़े ऑस्टिन और रॉबर्ट एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए। उसने एक बड़े पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। समर का शरीर इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। कितनी आसानी से इस कमीने ने उसकी जान को मारने की बात कर दी थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर ऑस्टिन का सर उसके धड़ से अलग कर दे, पर अभी किसी तरह वो खुद को शांत करता है। वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर सामने की दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना जबरदस्त था कि उस दीवार में बड़ा सा क्रैक हो जाता है। कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेकर समर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है, पर उसका गुस्सा इस वक्त अपनी चरम सीमा पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। समर खिड़की से बाहर नीले आसमान को देखते हुए कहता है, सिर्फ कल तक का वक्त है मेरे पास इन सब को रोकने का, पर मैं ऐसा क्या करूं कि
इसी तरह समर को सोचते सोचते 1 घंटा बीत जाता है, पर समर को समझ नहीं आता उसे ये सब रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया और ऑस्टिन अनन्या को लेकर यहाँ से निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ जिंदल मैंशन में एक कोहराम सा मचा हुआ था। सुबह सुबह का वक्त था और पुलिस 2 लाशों के साथ जिंदल मैंशन आई हुई थी। लाशों के चेहरे सफ़ेद चद्दर से ढके हुए थे, जिसकी वजह से कोई अब तक उन्हें पहचान नहीं पाया था। जिंदल खानदान के सारे सदस्य वहां मौजूद थे। वरुण जिंदल आगे बढ़कर पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे सुबह सुबह? और ये क्या है? इंस्पेक्टर एक लंबी सांस भरकर कहता है, कल रात को ये 2 लाशें हमें पुलिस स्टेशन की कुछ दूरी पर लावारिस हालत में मिली। इस पर अर्णव आगे बढ़कर कहते हैं, पर ये लाशें हैं किसकी और आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? इंस्पेक्टर इस पर कुछ नहीं कहता। वो कुछ दूर पर खड़े वार्ड बॉयज को लाशों को सबके सामने लाने का इशारा करता है। वो वार्ड बॉयज उन 2 लाशों को सारे घरवालों के सामने लाकर रख देते हैं। इंस्पेक्टर धीरे से एक लाश पर से चद्दर हटा देता है तो जिंदल फैमिली के सारे लोग हैरानी से उस लाश को देखते रहते हैं। सबके मुंह से धीरे से आवाज आती है, समीर। हाँ, किसी और की नहीं, समीर की लाश थी जिसे किसी ने काफी बेरहमी से छुरा घोंपकर मार दिया था। नीतीश जिंदल जो वही खड़े थे अपने बेटे की लाश अपने सामने देखकर लड़खड़ा जाते हैं। उनके पास खड़े जिंदल फैमिली के कुछ लोग उन्हें संभाल लेते हैं। अभी सब इस शौक से बाहर आए भी नहीं थे कि इंस्पेक्टर दूसरी लाश से भी चद्दर हटा देता है तो एक बार फिर सबके मुंह हैरानी से खुले रह जाते हैं। ये लाश कामिनी की थी। समीर और कामिनी की लाशें ऐसे अपनी आंखों के सामने देखकर पूरी जिंदल फैमिली एक बड़े शौक में चली जाती है। तभी अर्णव अपनी कड़क आवाज में कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये सब किसने किया और कहाँ थे ये लोग इतने दिन से? अर्णव का ये सवाल सुनकर इंस्पेक्टर अपनी नजरें झुकाकर कहता है, वो जिंदल साहब, ये तो पता नहीं चल पाया। पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन लाशों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को काफी दिनों पहले ही मार दिया गया था। लेकिन फिलहाल इन लाशों का पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अर्णव एक नज़र समीर और कामिनी की लाशों पर नज़र डालते हैं। उनके दिल में इन दोनों के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं था। वो तो इन दोनों को वैसे भी मार ही देते। समीर के पापा नीतीश जिंदल अब तक कुछ संभल गए थे। अपने बेटे और बहू की लाशें देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था, पर अब वो पहले से बेहतर थे। उन्हें याद था इन दोनों ने उनके भतीजे हर्ष के 7 सालों पहले क्या किया था और फिर सच पता चलने पर कैसे फरार हो गए थे। इन दोनों ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। वो अपना दिल पत्थर का बनाकर अपना मुंह उन दोनों की लाशों से फेर के कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इन दोनों को यहाँ से। ये दोनों हथियारे हैं और कानून के गुनाहगार हैं। मुझे इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी। ले जाए इन दोनों को यहाँ से। इस पर सब नीतीश को हैरानी से देखने लगते हैं। आज सबको पता चल गया था कि नीतीश कितने सिद्धांतवादी इंसान है और अपने उसूलों के कितने पक्के हैं। वो सही के सही और गलत के साथ गलत करने का मादा रखते थे। इंस्पेक्टर भी उनकी बात मानकर उन दोनों लाशों को अपनी टीम के साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब किसी का भी मन वहां रुकने का नहीं था। सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं, सिवाय आकाश के। आकाश, जो कि कब से पीछे खड़ा इस तमाशे को एंजॉय कर रहा था, वो एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने आप से मन में कहता है, सॉरी समीर, कामिनी, एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। नो, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, पर क्या करूं, मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं। तुम दोनों को ऐसे मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। ये सब सोचते हुए आकाश अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसकी बातों से लग रहा था कि समीर और कामिनी की मौत में उसका ही हाथ था। दरअसल जब समीर कामिनी लंदन में छुपे थे तो वो लगातार आकाश से फ़ोन पर अजीब अजीब डिमांड्स करते थे और उनकी डिमांड्स ना पूरी करने पर वो आकाश को उसके डैड को सब सच बताने की धमकी देते, जिससे परेशान होकर आकाश ने अपने खास आदमियों को कहकर उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया था। पर उसके आदमियों ने उन दोनों की लाशें ठिकाने नहीं लगाई थी। कल रात अनिता को गाइनकोलॉजिस्ट के पास जाने से रोकने का यही एक आइडिया उसके दिमाग में आया था, पर इतना सब करके भी आकाश के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने कमरे में चला जाता है।
यहाँ ऑस्टिन के विला में देर रात का वक्त अनन्या के रूम का दरवाज़ा धीरे से नॉक होता है। अनन्या, जो कि खिड़की के बाहर आइलैंड के नज़ारे देख रही थी, एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही अनन्या दरवाज़ा खोलकर सामने खड़े इंसान को देखती है, उसकी आंख बड़ी बड़ी हो जाती है। समर, आप! अनन्या के मुंह से लगभग चीख ही निकल जाती है, पर समर उस चुप रहने का इशारा करते हुए अंदर आ जाता है। अनन्या जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। समर, आप यहाँ इस वक्त? अनन्या हैरान थी, क्योंकि आज से पहले समर जब भी उसके कमरे में आया या तो रात को या तो आधी रात को ही आया, पर आज तो वो ऐसे दिन दहाड़े ही आ गया था। इस वक्त विला में काफ़ी चहल पहल थी और अनन्या को डर था कि अगर किसी ने समर को उसके कमरे में देख लिया तो क्या होगा। पर इससे पहले कि अनन्या और कुछ कहती, समर बिना कुछ कहे उसके शरबती होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। अनन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, पर वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। वो समर को उसकी मनमानी करने देती है। कुछ देर तक अच्छे से किस करने के बाद समर अनन्या को छोड़ देता है। अनन्या उससे छूटकर उसे देखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। समर का धड़कता दिल भी काबू में आता है। अनन्या फिर से कुछ कहने ही वाली होती है कि समर एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अनन्या हैरान थी। समर ने अनन्या को इतना कसकर गले लगाया मानो वो आखिरी बार उसे अपने गले लगा रहा हो। समर को ऑस्टिन को रोकने का बस यही रास्ता समझ में आया कि उसे आज के आज ही खत्म कर दे, जिसके लिए उसके पास आज ही का एक दिन था। पर वो जानता था अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो ऑस्टिन के लोग उसे जान से मार देंगे, पर अब इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यही सब सोचते हुए वो अनन्या को आखिरी बार देखने और उससे मिलने आया था। वो जानता था अगर एक बार वो ऑस्टिन को मार देता है तो उसके लोग उसकी बहन मरीना की ही बातें मानेंगे और उसके ऑर्डर्स ही फॉलो करेंगे। और एक बार अनन्या ने उसे बातों बातों में बताया था कि मरीना ने उसे यहाँ से जल्द बाहर निकलवाने के वादा किया है। वही याद करके समर को लगा अगर एक बार ऑस्टिन मर गया तो अनन्या भी यहाँ से आसानी से निकल सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती, जिसके लिए वो खुशी खुशी तैयार था। कुछ देर बाद वो उससे अलग हो जाता है। इस वक्त अनन्या की समझ में ये नहीं आ रहा था कि समर अचानक इतना इमोशनल क्यों है। वो उसकी आंखों में देखकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जिसमें कोई इमोशन नहीं था। समर ने अपने आप को अब तक संभाल लिया था। कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया था। वो मैंने 2 दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं था ना। ये कहकर समर कुछ देर अनन्या का चेहरा शिद्दत से देखने लगता है। अनन्या उसके चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अगले ही पल समर वहां से जाने लगता है। उसे पता था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ रहा तो और ज्यादा कमजोर पड़ता जाएगा। वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करना चाहता था, पर वो जानता था इससे अनन्या और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो वहां से जा ही रहा था कि अनन्या उसे रोकते हुए कहती है, समर। समर रुक जाता है, पर वो पीछे पलटकर अनन्या को नहीं देखता। अनन्या ने भी अपने मन में एक फैसला कर लिया था। वो समर से रूंधे गले के साथ कहती है, समर, आप चले जाइए यहाँ से। ये बात सुनकर समर पीछे मुड़कर अनन्या को देखने लगता है। उसे लगा उसने शायद कुछ गलत सुना है। वो अपनी बोहें तान कर कहता है, क्या कहा तुमने? इस पर अनन्या अपनी नज़र झुका लेती है। वो भी इतने दिन यहाँ रहकर समझ गई थी कि वो यहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही ये लोग उसे छोड़ने वाले हैं, पर कम आस कम समर तो यहाँ से जा ही सकता है ना। आखिर ये लोग उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं जानते थे, फिर आखिर उसके लिए समर अपनी जान क्यों दांव पर लगाए। यही सब सोचकर अनन्या ने फैसला लिया था। हाँ, आप चले जाइए समर यहाँ से। ये लोग मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे और फिर मेरे लिए आप अपनी जिंदगी क्यों। इसके आगे अनन्या कुछ नहीं कह पाती। उसका गला रूंध जाता है, पर समर उसकी बात अच्छे से समझ गया था। समर को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था। उसने अपनी मुट्ठियों कसकर बांध ली थी। वो अपने दांत पीसकर कड़क और गहरी आवाज में कहता है, तुम क्या मुझे इतना बड़ा काया समझती हो जो मैं अपनी बीवी को इन जल्लादों के बीच छोड़कर चला जाऊंगा। अनन्या उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर डर जाती है। वो अपना सर झुका लेती है और समर वहां से जाने लगता है, पर दरवाजे के पास आते आते वो रुक जाता है। वो बिना अनन्या की तरफ देखे कहता है,
जिस दिन तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था, उस दिन खुद से वादा किया था कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। ये कहकर वो अगले ही पल वहां से निकल जाता है। अनन्या की आंख उसकी बातें सुनकर छलक पड़ती हैं। वही मरीना जो कि अपने कमरे में थी, आज वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से तैयार हुई थी। वो आईने के सामने खड़ी रहकर ऊपर से नीचे तक खुद को निहार रही थी। उसने एक रेड कलर की फ्लोरल ड्रेस पहनी थी जो कि उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। होठों पर न्यूड रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों पर हल्का काजल, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट। ओवरऑल वो आज हमेशा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका परफेक्ट फिगर भी उभर कर आ रहा था। अपने आप को आईने में देखते हुए मरीना अपने आप से कहती है, अब देखती हूँ मिस्टर समर, तुम कैसे मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट करते हो। मरीना ने आज डिसाइड कर लिया था कि वो समर को उसके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सब बता देगी, क्योंकि अब वो और देर नहीं कर सकती थी। उसे समर को भी तो इस रिश्ते के बारे में सोचने का समय भी जो देना था, और वो उसके ऊपर अपने आप को अपनाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद मरीना अपने रूम से बाहर आती है। बाहर मौजूद सारे सर्वेंट्स जैसे ही उसे देखते हैं तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। वो आज एक आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी, सबसे हंसी, सबसे जवान, पर जल्द ही वो सब अपनी नज़रें उससे हटा लेते हैं। अपने बॉस की बहन को ऐसे देखने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। मरीना समर के कमरे की तरफ देखती है। दरवाज़ा दूर से ही देखने पर हल्का खुला हुआ नजर आ रहा था। मरीना कुछ दूर खड़े हेड सर्वेंट आरडी को इशारे से अपने पास बुलाती है। आरडी उसके सामने आकर उसे ग्रीट करता है। मरीना समर के कमरे के दरवाजे को देखते हुए उससे पूछती है, आरडी, वो समर घर पर है या कहीं बाहर गया है? इस पर आरडी अपना सर उसके सामने झुकाए ही नर्म आवाज में कहता है, नहीं मरीना मैडम, समर सर तो अपने कमरे में ही है। मरीना ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वो आगे कहती है, और उसने लंच किया? नो मरीना मैडम, आरडी अपना सरनामे मिलाते हुए कहता है। मरीना सोच में पड़ जाती है। एक काम करती हूँ, आज लंच समर के साथ समर के रूम में ही करती हूँ और लंच करते करते ही उससे अपने दिल की बात भी कह दूंगी। ये सोचते हुए वो आरडी से कहती है, ठीक है, तो आप मेरा और समर दोनों का लंच एक ट्रे में लाकर मुझे दे दीजिए। आरडी को मरीना की ये बात काफ़ी अजीब लगी। वो खुद समर के लिए खाना ले जाएगी। आज तक उसने खुद का खाना खुद अपने हाथों से नहीं लिया था, पर मरीना से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो तुरंत ही मरीना की आज्ञा का पालन करता है। कुछ देर बाद मरीना खाने की एक बड़ी ट्रे लेकर समर के कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मरीना बस हल्का सा पुश करती है तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। मरीना अंदर आकर देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा बिखरा पड़ा था। तभी मरीना की नज़र कमरे की खिड़की के पास मौजूद एक लंबी परछाई पर पड़ती है। समर वही खड़ा अपनी ही सोच में गुम था। वो बस अब एक सही मौके की तलाश में था। ऑस्टिन का काम तमाम करने के लिए उसे अचानक किसी का अपने कमरे में आने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ता है तो ये मरीना थी। मरीना पास में मौजूद स्विच बोर्ड पर बटन दबाकर कमरे की लाइट्स ऑन करती है। अब पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। समर देखता है मरीना के हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें खाना रखा हुआ था और वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। समर मरीना को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है। मरीना ने जो ड्रेस पहनी थी वो थोड़ी रिवीलिंग थी, जो किसी भी आदमी को उसकी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। समर मरीना की आंखों में अंदर तक झांक कर देखता है। उसकी आंखों में आज कुछ तो अलग था। समर को अब उसके इंटेंशंस पर शक हो रहा था। आरडी ने बताया तुमने लंच नहीं किया तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए खाना ले आई, चलो साथ में खाते हैं। मरीना समर को देखते हुए मुस्कुराते कर कहती है, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, ये खाना यही रख दो, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूँगा। मरीना उसका ये रूखा जवाब सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। वो आज इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, तब भी समर ने उसे ठीक से देखा भी नहीं। ये देखकर तो उसको और ज़्यादा बुरा लगने लगता है, पर वो हार मानने के मूड में नहीं थी। वो खाने को साइड में मौजूद टेबल पर रखकर समर के पास जाकर काफ़ी प्यार भरी टोन में कहती है, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे भी अपने साथ भूखा रखना चाहते हो?
ये बात समर को और ज्यादा अजीब लगती है। वो अपनी आंखें छोटी करके मरीना को देखते हुए कहता है, पर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरे खाने न खाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मरीना इस सवाल का जवाब बिकॉज ई लव यू देने ही वाली होती कि तभी उसे ध्यान आता है कि वो ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकती। वो किसी तरह अपने आप को रोकते हुए टॉपिक चेंज करके कहती है, क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया था कि आज दोपहर का लंच हम दोनों साथ में करेंगे। देखो ना समर, तुम इतने दिन से यहाँ हो पर हमने इतने दिनों में साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया। अब एक बार साथ बैठकर तो हम खाना खा ही सकते हैं ना? समर इस पर हाँ में सर मिलाता है। उसे याद था कि जब वो इस आइलैंड पर पहली बार आया था तब कितना बेबस था। एक मरीना ही तो थी जिसकी वजह से वो अनन्या को ढूंढ पाया था, वरना वो शायद अनन्या तक कभी पहुंच भी नहीं पाता। समर ने सोचा कि मरीना का दिल रखने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। कुछ देर बाद दोनों समर और मरीना वही बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। समर तो यही सोच रहा था कि क्या पता ये उसकी जिंदगी का आखिरी लंच हो। वो सामने बैठी खाना खा रही मरीना को देखता है। उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी मरीना, मैं जानता हूँ जो मैं आज जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम खुद मुझसे नफरत करोगी, पर ये मेरी मजबूरी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। समर मरीना कुछ देर में अपना अपना खाना खा लेते हैं। समर खाना खाकर वहां से उठ जाता है और खिड़की के बाहर के नज़ारे देखने लगता है। उसे लगा मरीना खुद वहां से चली जाएगी। वो बस अब रात होने का इंतज़ार कर रहा था। समर अपनी सोच में ही था कि तभी वो महसूस करता है कि किसी ने अपने हाथ उसके सीने के चारों तरफ लपेट रखे हैं। समर देखता है तो ये कोई और नहीं मरीना थी। समर एकदम से चौंक जाता है। वो जल्दी से मरीना को अपने से अलग करता है। वो पीछे मुड़कर तेज आवाज में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? मरीना उसकी ऐसी आवाज सुनकर थोड़ी डर जाती है, पर वो पीछे नहीं हटती। वो समर का चेहरा दीवानगी से देखते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहती है, क्या कर रही हूँ? वॉट डू यू मीन कि क्या कर रही हूँ? समर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, तुमसे प्यार। वॉट? समर मरीना की बात सुनकर एकदम से स्तब्ध रह जाता है। उसने सोचा नहीं था कि मरीना उससे कुछ ऐसा कहेगी। हाँ समर, आखिर बुराई क्या है मुझे में? आखिर मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम जवान हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी तो किसे करूँगी? तुम्हें पता है समर, तुम्हें जिस दिन पहली बार देखा था ना, उसी दिन सोच लिया था तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूँगी। इसीलिए तो तुम्हें इतने दिनों तक अपने साथ यहाँ अपने विला में रखा था। समर तो बस हैरानी से मरीना की बातें सुनता रह गया। आज तक उसे यही लगता था कि मरीना सिर्फ उसका फेवर रिटर्न करने के लिए उसे यहाँ लेकर आई, पर आज उसे पता चला सच्चाई तो कुछ और ही थी। समर भी अपनी तेज आवाज में कहता है, शट अप मरीना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आई थी देन डोंट वरी, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा, ओके? इस पर मरीना बड़ी बड़ी आंखें किए समर को देखने लगती है। अब बात उसके ईगो पर थी, ये सोचकर कि आखिर समर उसके प्यार को इतनी बुरी तरह से कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उसे काफी तेज गुस्सा आ जाता है। आज वो इस कमरे में समर को अपना बनाने के इरादे से आई थी। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना समर? समर इस पर उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में ये कहते हुए अजब सी दीवानापन था। उसके इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये कहते हुए मरीना अगले ही पल अपनी ड्रेस के स्लीव्स को अपने कंधों से धीरे धीरे सरकाने लगती है। समर को ये समझते देर नहीं लगती कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। मरीना बड़ी ही सिडक्टिव टोन में कहते हैं, मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे इस शरीर में तो होगा ही ना। आखिर तुम भी तो एक आदमी ही हो ना, और हर आदमी की तरह तुम्हें भी तो ये बहुत पसंद होगा ना। कम ऑन समर, तुम्हें पता भी है ना जाने मुझे आज तक कितने ही लड़कों ने पाने की कोशिश की, कितने ही लड़कों ने मेरे आने के करीब आने की कोशिश की, पर मैंने आज तक उनमें से किसी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनमें से किसी में भी वो बात नहीं थी जो तुम में है। और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ई एम स्टील वर्जिन।
ये कहकर मरीना समर के हद से ज्यादा करीब, वो लगभग अपनी ड्रेस भी उतार चुकी थी। समर ने कभी सोचा नहीं था कि मरीना कभी ऐसा भी कर सकती है। वो एक झटके से मरीना के दोनों हाथ पकड़ लेता है जिससे वो अपनी ड्रेस उतारने की कोशिश कर रही थी। समर अपनी नज़र उसके खुले सीने से हटाते हुए उसकी ड्रेस के स्लीव्स ठीक कर देता है। ये करते हुए भी उसे काफ़ी घिन आ रही थी। स्टॉप इट मरीना, मुझे तुम में या तुम्हारी बॉडी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ फॉर गॉड सेक यहाँ से चली जाओ। ये कहकर समर उससे नजरें फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगता है। मरीना समर की बात सुनकर अंदर तक हिल गई थी। उसका ईगो, उसका घमंड, उसका दिल, आज सब एक झटके में चूर चूर हो गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि समर ने उसे और उसके प्यार दोनों को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। ये उसका पहला प्यार था और वो ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मरीना का पूरा शरीर ही ठंडा पड़ जाता है। वो अंदर तक गुस्से से कांप रही थी। समर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक मरीना समर के पीछे खड़ी अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से उस देखती रहती है, पर वो अभी वहां से जाने कहाँ वाली थी। उसे तो अभी अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर क्यों समर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता? क्यों वो उसे आखिर एक मौका भी नहीं दे रहा है? आखिर क्यों? मरीना एकदम से समर पर झपट पड़ती है। समर इस हरकत से थोड़ा चौंक जाता, वो पीछे मुड़कर मरीना को देखने लगता है। मरीना उसके टी शर्ट के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों से कसकर पकड़ लेती है। वो अपन दांत पीसते हुए गुस्से और नफरत वाली टोन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगे? नो मिस्टर समर नो, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। आखिर क्या कमी है मुझमें? आखिर तुम मुझे क्यों नहीं अपना रहे? बताओ क्यों? मरीना की इन हरकतों से समर का पेशेंस लेवल भी अब जवाब दे चुका था। उसकी आंखें भी आग उगल रही थी। अगले ही पल वो मरीना के हाथ अपने कॉलर से हटाकर तेज आवाज में दांत पीसते हुए कहता है, जानना चाहती हो क्यों? तो सुनो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मरीना ने जैसे ही समर की ये बात सुनी, उसका तो पूरा बदन एकदम से बेजान हो जाता है। उसे अपने कानों पर ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ये बात सुनी ही क्यों। वॉट? शादीशुदा? मरीना के मुंह से धीमे से बस ये शब्द बाहर आते हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत 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 प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा और अपने वजूद से भी ज्यादा। ये वजह काफ़ी है या तुम्हें और भी कुछ सुनना है? समर मरीना दोनों एक दूसरे को लगातार घूरे जा रहे थे। अब मरीना के दिल में एक ही सवाल था, आखिर समर को वाइफ है कौन? उसका मन कर रहा था वो अभी जाकर उस लड़की को जान से मार दे जिसने उसके समर को उससे छीन लिया है। मरीना एक बार फिर समर की कॉलर पकड़कर उसे झिंझोड़ते हुए कहती है, कौन है तुम्हारी बीवी? बताओ, मुझे बताओ, मुझे उसका नाम जानना है। आखिर उसके लिए तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं? समर भी समझ गया था अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वो भी मरीना के हाथों को धीरे से अपने से अलग करता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, अनन्या। मरीना के कानों में जैसे ही समर के ये शब्द पड़ते हैं, एक मिनट के लिए तो उसके कानों में ये नाम बस गूंजता रह जाता है। अब तो उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये उसके लिए अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ देर बाद मरीन होश में आती है। वो अविश्वास में गर्दन हिलाकर कहती है, सी वॉट अनन्या? क्या वही अनन्या जो? समर उसकी बात काट कर कहता है, हाँ, वही अनन्या जिसको तुम्हारे भाई ने यहाँ इतने दिनों से अपनी कैद में रखा है। अब तो मरीना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका मतलब समर को पता है कि उसके भाई ने अनन्या को यहाँ जबरदस्ती रखा है। पर मरीना को अब भी समर की इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी गर्दन ना में मिलाकर पागलों की तरह कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? समर को मरीना का ये रिएक्शन देखकर उसके लिए बुरा भी लग रहा था, पर उसे अब सच बताना ही था। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाक लेता है। कुछ देर तक लंबी लंबी सांसें लेने के बाद समर धीमी आवाज में कहता है, ये सच है मरीना, आज से 5 महीने पहले मेरी और अनन्या की शादी हो चुकी है। 5 महीनों तक हम साथ साथ थे। फिर कुछ दिनों पहले तुम्हारे भाई के आदमियों ने मेरे और अनन्या के ठिकाने का पता लगा लिया था और वो उसे यहाँ ले आया। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो
इतना कहकर समर अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर उसमें एक फ़ोटो ओपन कर देता है। वो मरीना को अपना फ़ोन देकर कहता है, और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम ये देख लो। मरीना उसके फ़ोन में जब वो फ़ोटो देखती है तो उसकी आंखें ही फटी की फटी रह जाती है। ये समर और अनन्या की शादी की फ़ोटो थी। ये उस वक्त खींची गई थी जब उस रात शिशिर जी ने रात के अंधेरे में सबसे छुप छुपा कर समर और अनन्या की शादी उस पुराने बंद पड़े मंदिर में करवाई थी। मरीना देखती है फ़ोटो में समर और अनन्या साथ खड़े थे। दोनों के गले में फूलों की माला थी। अनन्या दुल्हन के जोड़े में थी और समर एक ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में था। समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि अनन्या ने अपनी पलकें झुका रखी थी। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो दोनों नए नवेले दुल्हा दुल्हन है। मरीना तो लगातार ये फोटो देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि काश ये कोई बुरा सपना हो जो उसकी आंखें खुलते ही टूट जाए, पर अफसोस ये कोई सपना नहीं था। मरीना उस फोटो को काफी देर तक अच्छे से देखती है, पर वो फोटो उसे कहीं से भी फेक नहीं लग रही थी। पर भाई ने ऐसा क्यों किया? आखिर उन्होंने अनन्या को यहाँ क्यों रखा हुआ है? समर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर तक पुरानी बातों को याद करके वो मरीना को सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल अनन्या कोई मामूली लड़की नहीं है, वो अनन्या शेखावत है। शेखावत खानदान इंडिया के सबसे रईस और पावरफुल खानदानों में से एक है, पर उनके इतने रईस और पावरफुल होने का राज उनका वो पुश्तैनी खजाना था जो अनन्या के दादाजी ने अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में कहीं छिपा रखा है। अनन्या शेखावत खानदान के हेड शिशिर शेखावत की इकलौती बेटी थी। ना जाने कैसे तुम्हारे भाई को उस खजाने के बारे में पता चल गया और वो अनन्या की जान के पीछे पड़ गया। तुम्हारे भाई ने एक के बाद अनन्या पर कई हमले किए। उसकी वजह से अनन्या का उसके घर से निकलना तक बंद हो गया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अनन्या के पापा ने उसकी सेफ्टी के लिए स्पेशली मुझे हायर किया। मैं लगभग 6 महीनों तक अनन्या के घर उसका बॉडीगार्ड बनकर रहा। पता नहीं इन 6 महीनों में साथ रहते रहते कब अनन्या मुझसे प्यार करने लगी। हालांकि ये बात उसके पापा के अलावा कोई नहीं जानता था, पर इससे पहले कि वो कुछ करते उन्हीं दिनों तुम्हारे भाई की वजह से मेरी और अनन्या की लाइफ में एक और बड़ा हादसा हो गया। आगे कहने से पहले समर कुछ देर रुक जाता है। तुम्हारे भाई के आदमियों मेरे और अनन्या के फ्रेंड्स रिंकू और यामिनी को मैं और अनन्या समझकर मार दिया। इस हादसे से हम सब अंदर तक टूट गए थे। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। हमारे फ्रेंड्स को बस हमारे साथ फ्रेंडशिप करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली, इसका गिल्ट आज भी हमें अंदर तक कचोटता है। बदकिस्मती से इस हादसे के कुछ दिनों बाद अनन्या के पापा को पता चला कि उन्हें लीवर कैंसर है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनन्या की खुशी के लिए उसकी शादी मेरे साथ करवाने का फैसला लिया। उन्होंने जिंदगी भर के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों में दी थी। उन्होंने 5 महीने पहले एक रात सीक्रेटली मेरी और अनन्या की शादी एक बंद पड़े मंदिर में करवा दी थी। गिनती के ही लोग थे जिन्हें इस शादी के बारे में पता था। मरीना उसकी बात सुनकर उस फोटो के नीचे मौजूद डिटेल्स को पढ़ती है। सच में समर के कहे अनुसार ये फोटो 5 महीने पहले की थी। ये फोटो रात के लगभग 3 बजे ली हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि समर अनन्या की शादी कितनी मिस्टीरियस और प्राइवेट थी। ये फोटो शिशिर जी ने किशन से कहकर खिंचवाई थी, समर और अनन्या की शादी की निशानी के तौर पर। समर आगे कहता है, उस रात अनन्या से शादी करने के बाद मैं अनन्या को लेकर उसके घर से काफ़ी दूर एक ऐसी जगह पर चला गया जहां तुम्हारे भाई के आदमी सोच भी नहीं सकते थे। 5 महीनों तक हम दोनों उस 1 BHK फ्लैट में अकेले रहे। वक्त के साथ साथ हम दोनों को पता भी नहीं चला कि हम दोनों कितने करीब आ गए थे। धीरे धीरे अनन्या की मासूमियत, उसकी इनोसेंस और उसकी बच्चों जैसी वो हरकतें मुझे उसकी तरफ खींचने लगी थी। मैं भी उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने कदम रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गया था। मरीना के दिल में समर के मुंह से ये सब सुनकर काफी दर्द हो रहा था। ये सब समर के मुंह से वो अपने लिए सुनना चाहती थी। समर एक आह भरकर आगे कहता है,
पर ना जाने कैसे एक दिन तुम्हारे भाई के लोगों ने मेरे और अनन्या के ठिकाने का पता लगा लिया। वो भी ऐसा ही एक दिन था। उस दिन मैं ऑफिस अपने काम पर गया हुआ था। पता नहीं मेरे पीठ पीछे कब तुम्हारे भाई के लोग अनन्या को उठा कर ले गए, और आगे अनन्या के साथ क्या हुआ वो तो तुम जानती ही हो। समर की ये कहानी सुनकर मरीना डाउट करते हुए कहती है, तो तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? इस आइलैंड की लोकेशन तो काफ़ी मिस्टीरियस है, यहाँ तक पहुँचना हर किसी के भी बस की बात नहीं है। समर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ शायद मैं इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और शायद अनन्या को ढूंढ भी नहीं पाता, पर मुझे इस सिचुएशन का अंदाज़ा पहले से था। मैंने अनन्या के मंगलसूत्र में एक लोकेशन डिवाइस पहले से ही इंस्टॉल कर रखा था। उस लोकेशन को ट्रैक करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा था, और जब मैं यहाँ आया तो तुम मुझे मिल गई और तुमने मुझे यहाँ तक लाकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। मरीना को तभी याद आता है कि अनन्या हमेशा एक मंगलसूत्र अपने गले में पहनकर घूमती है। समर उसे अपनी बात पर भरोसा करता देख आगे कहता है, मरीना, आई एम सॉरी बट मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ। मेरे यहाँ आने का इकलौता मकसद बस अपनी पत्नी अनन्या को सही सलामत यहाँ से बचाकर ले जाना था। इसके बाद दोनों में एक शांति छा जाती है। कुछ देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता। मरीना एक पोज लेने के बाद कहती है, तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे ले जाओगे अनन्या को इतनी हाई सिक्योरिटी में यहाँ से? इस पर समर सुबह उसने जो ऑस्टिन और उसके आदमी की बात सुनी थी उसे याद करके दांत पीसते हुए कहता है, मरीना मेरी छोरो, तुम्हें पहले ये जानना चाहिए कि तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे भाई को वो लोकेशन मिल गई है जहां शेखावत खानदान का वो पुश्तैनी खजाना है। कल सुबह वो अनन्या को लेकर यहां से निकल जाएगा, और एक बार वो खजाना तुम्हारे भाई ऑस्टिन के हाथ लग गया तो। आगे कहने से पहले समर की जुबान कांप जाती थी। वो अनन्या को ऐसी हालत में सोच भी नहीं सकता था। तो क्या हो जाएगा? क्या करेंगे वो? मरीना उसे अपनी बात को अधूरा छोड़ता देख क्यूरोसिटी से पूछती है। तो वो अनन्या को मार देगा मरीना को समर की इस बात पर यकीन नहीं होता। नहीं भाई, इतना नहीं गिर सकते कि उस मासूम सी लड़की को मार दे। तुम झूठ बोल रहे हो ना? भाई ने तो खुद मुझसे वादा किया था कि वो अनन्या को यहाँ से जाने देंगे। इस पर समर अपने दांत पीसते हुए कहता है, मरीना तुम शायद अपने भाई को अभी जानती नहीं हो। वो कब क्या कर सकता है किसी को नहीं पता। मैंने आज खुद तुम्हारे भाई को उसके खास आदमी से बात करते सुना था। लेकिन मरीना को अब भी समर की बात का यकीन नहीं था। वो अपना सरनामे मिलाकर कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ई डोंट बिलीव। ठीक है, तुम्हें भरोसा करना है तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले कि तुम्हारा भाई मेरी अनन्या के साथ कुछ करे मैं उसे जान से मार दूंगा। मरीना उसकी बात सुनकर स्तब्ध थी। उसका दिल समर की ये बात सुनकर ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और वो उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही पल वो फिर एक बार समर का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से भरी टोन में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, शट अप, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं उसका यकीन कर लूंगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर समर को भी गुस्सा आ जाता है। वो एक झटके से अपना कॉलर उसके हाथों से छुरा कर उसकी चिन अपने हाथ से दबाकर खतरनाक टोन में कहता है, ये सब तुम अपने भाई को समझाओ। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में तुम्हारे भाई की तरह कोई नहीं है, वैसे ही मेरा भी अनन्या के अलावा और कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारे भाई को यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया था। मैं सिर्फ यहाँ अनन्या को लेने आया था, पर तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई ने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मेरे पास बस आज रात का टाइम है, क्योंकि कल सुबह तुम्हारा अनन्या को लेकर यहाँ से जाने वाला है, और मुझे ये सब होने से पहले उसे रोकना ही पड़ेगा। ये कहकर एक झटके से वो मरीना को एक झटके से छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। समर मरीना को घूरते हुए कहता है, जाओ, बचा सकती हो तो बचा लो अपने भाई को ब्लैक पैंथर से। ब्लैक पैंथर,
ये नाम मरीना ने अपने भाई के मुंह से कई बार सुना था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे बस इतना पता था कि ब्लैक पैंथर एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट है और अंडरवर्ल्ड में उसके भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो तुम ब्लैक पैंथर हो मेरे भाई के सबसे बड़े दुश्मन? मरीना हैरानी से समर की ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है। समर इस पर बस हाँ में अपना सर मिला देता है। मरीना उसे घूरते हुए अपने दांत पीसकर वहां से चली जाती है। वो इस वक्त काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। समर के कमरे से बाहर आकर वो सीधा अपने कमरे में जा रही होती है कि अचानक उसकी नज़र कुछ दूरी पर बने अनन्या के कमरे पर पड़ती है। मरीना गुस्से से उसके कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनन्या जो कि इन सब से अनजान थी, उदास सी अपना सर अपने घुटनों के बीच छिपाए अपने बेड पर बैठी थी। अचानक उसके रूम का दरवाज़ा एक झटके से खुल जाता है। एकदम से आई इस तेज़ आवाज़ से अनन्या का ध्यान टूट जाता है। अनन्या देखती है तो ये मरीना थी। पर आज जब अनन्या मरीना को देखती है तो वो थोड़ी डर जाती है। मरीना की आंखें अंगारे बरसा रही थी, मानो उसके अंदर किसी को जान से मारने की इच्छा हो। और गुस्से से उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। आज से पहले मरीना को अनन्या ने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो एकदम से बेड से उठ जाती है। क्या हुआ मरीना, तुम यहाँ? पर मरीना अब भी उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो उसे बस अपनी जानलेवा नज़रों से घूर रही थी, जिससे अनन्या और भी ज्यादा डर जाती है। अचानक मरीना काफी ठंडी और गुस्सैल आवाज में कहती है, क्या समर तुम्हारा पति है? मरीना की बात सुनकर अनन्या की तो मानो सांसें ही उसके गले में अटक जाती है। वो अटकते हुए शब्दों में कहती है, ये तुम का क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। ये किसने कहा तुमसे? मरीना देखती है अनन्या उससे ये सब कहते हुए लगातार नजरें चुरा रही है और उसकी जबान भी लड़खड़ा रही है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि अनन्या उससे झूठ बोल रही है। वो लाल आंखों से अनन्या को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी मुझसे झूठ बोलने की? मुझे सच सच बताओ अनन्या, क्या समर ही तुम्हारा हस्बैंड है? अनन्या भी कुछ सोचते हुए मरीना से कहती है, ये किसने कहा तुमसे? मरीना उसके रूम के अंदर आकर उसे घूरते हुए कहती है, खुद तुम्हारे उस पति समर ने मुझे ये सब बताया है। अनन्या इस पर सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है अगर समर ने मरीना को ये बताया है तो कुछ सोच कर ही बताया होगा। उसे भी लगता है अब वो भी ज्यादा देर तक सच नहीं छिपा सकती है। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ मरीना, ये बात सच है, समर ही मेरे पति है। अनन्या का बस इतना ही कहना था कि मरीना का दिल धक से रह जाता है। उसके अंदर कुछ बहुत जोरों से टूट गया था, जिसकी आवाज़ अनन्या नहीं सुन पाई। इसी के साथ कुछ और आंसू की बूंदें मरीना की आंखों से निकलकर बह जाती है। अनन्या उसकी हालत समझ सकती थी। वो जानती थी मरीना समर को पसंद करती थी। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली होती है कि मरीना उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। वो अपने आग उगलती हुई नज़रों से अनन्या को देखते हुए कहती है, तुम मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम उसके साथ सो चुकी हो? अनन्या को उसका ये सवाल काफ़ी अटपटा लगता है। उसे इस तरह के किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो आखिर ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती थी? वो उन दोनों के बीच के निजी रिश्ते के बारे में ऐसे कैसे पूछ सकती है? अनन्या को यूं अपनी सोच में गुम देखकर मरीना का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो तेज़ आवाज़ में लगभग चिल्लाते हुए कहती है, बताओ मुझे, क्या तुम सो चुकी हो समर के साथ? क्या तुम दोनों के बीच वो हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते हैं? इस पर अनन्या शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि मरीना का अब उसके और समर के बीच के रिश्ते के बारे में जानना अब बहुत ज़रूरी है। धीरे से वो अपना सर हाँ में मिला देती है। मरीना के लिए अनन्या का ये इशारा ही काफ़ी था। उसका दिल एक बार फिर बुरी तरह से टूट गया था। इस वक्त अगर उसे दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा जलन हो रही थी तो वो अनन्या थी। समर उसका ड्रीम मैन था और अनन्या उसे उससे पहले पा चुकी थी। मरीना को लगा कि अगर वो और कुछ देर वहाँ रुकी तो वो अनन्या का खून ही कर देगी। इसीलिए वो अगले ही पल पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अनन्या उसके जाने के बाद दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिससे मरीना अभी बाहर गई थी। अनन्या को अब समर के लिए बहुत डर लग रहा था। अब अगर ये बात मरीना को पता चल गई है तो ऑस्टिन को पता चलने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और एक बार ऑस्टिन को उनकी सच्चाई पता लग गई तो सब खत्म।
ये सब सोचकर अनन्या धड़ाम से बेड पर बैठ जाती है। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वही मरीना अब अपने कमरे में आ चुकी थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और सीधा जाकर बेड पर पेट के बल लेट के सुबक सुबक कर रोने लगती है। आज जिस तरह उसका दिल टूटा था वो अब शायद ही कभी जुड़ सकता था। मरीना रोते रोते ही अपनी सोच में गुम हो जाती है। आज मरीना का दिल टूटकर बिल्कुल चूर चूर हो गया था। आज शायद जिंदगी में पहली बार वो इतना ज्यादा रोई थी। इसी बीच दोपहर से शाम हो चुकी थी। मरीना ने भी अब रो रो कर अपना मन हल्का कर लिया था। धीरे धीरे वो अपने बेड से उठ जाती है और अपने लग्जरियस रूम से अटैच वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आकर मरीना शॉवर ऑन कर देती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है, मानो उस ठंडे पानी के साथ अपने दिल के गम को भी बहा देना चाहती हो। कुछ देर बाद अब मरीना पहले से बेहतर महसूस करती है। वो अपने आप को आईने में देखती है तो अपना ये हाल देखकर एक पल के लिए उसे भी यकीन नहीं होता कि ये वही है या कोई और। मरीना अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। अचानक उसके कानों में समर के कहे शब्द गूंजने लगते हैं। मुझे तुम्हारे भाई को रोकने के लिए उसे खत्म करना ही पड़ेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मरीना की आंखें एकदम से खुल जाती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि इस वक्त उसके भाई ऑस्टिन की जान खतरे में है। उसे जल्द से जल्द ये बात अपने भाई को बतानी पड़ेगी। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे भाई को ये सब बताना ही पड़ेगा। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं समर के बिना जी सकती हूँ पर भाई के बिना नहीं। ये कहते हुए मरीना वॉशरूम से बाहर आती है। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े बदल कर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वो देखती है अभी शाम 6 बजे का समय था। मरीना जल्दी से सेकंड फ्लोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसने सोच लिया था कि वो आज अपने भाई को समर अनन्या की सच्चाई बताकर रहेगी। ऐसा करते हुए मरीना को बुरा तो लग रहा था। उसे पता था कि एक बार उसके भाई को समर अनन्या की सच्चाई पता चल गई तो वो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पर उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आखिर वो समर अनन्या को जानती ही कितना थी और उनके लिए वो अपने भाई के खिलाफ तो कतई नहीं जा सकती थी। ऑस्टिन उसके लिए उसका सब कुछ था। उसके माँ बाप की मौत के बाद उसी ने तो उसको संभाला था। ये सब सोचते सोचते मरीना विला के सेकंड फ्लोर तक भी आ गई थी। सेकंड फ्लोर पर इस वक्त कोई नहीं था। ऑस्टिन को यहाँ किसी का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों तरफ सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। धीरे धीरे कदमों से मरीना अपने भाई के रूम के पास आ जाती है। उसे अब भी पता नहीं था कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। मरीना रूम के दरवाजे के काफी करीब आ गई थी। वो दरवाज़ा नॉक करने वाली ही होती है कि अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये उसके भाई ऑस्टिन की आवाज़ थी जो अपने आदमी रॉबर्ट से कुछ बात कर रहा था। जेट रेडी है रॉबर्ट? रॉबर्ट इस पर हाँ में गर्दन मिलाकर कहता है। यस सर, और कल निकलने की सारी तैयारियां हो चुकी है। ऑस्टिन कड़क आवाज़ में ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहता है। इस बार भी रॉबर्ट यस सर में ही जवाब देता है। मरीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई और रॉबर्ट आखिर कहाँ निकलने की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे, पर जल्द ही उसे समर की कही बात याद आती है। जानती हो तुम्हारे भाई का प्लान क्या है? कल वो अनन्या को लेकर अफगानिस्तान के लिए निकलने वाला है, जहां शेखावत खानदान का वो पुश्तैनी खजाना है। मरीना को अचानक समर की बात सच लगने लगती है। उसका हाथ जो डोर नॉक करने के लिए उठा था धीरे धीरे नीचे आ जाता है। मरीना कान लगाकर अपने भाई और रॉबर्ट की बातों को सुनने लगती है। वो जानना चाहती थी क्या सच में समर जो उसके भाई के बारे में कह रहा था वो सच था। मरीना को रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। रॉबर्ट एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, यस सर, कांट बिलीव कि वो खजाना जिसकी कीमत अंडरग्राउंड मार्केट में बिलियंस की है, कल आप उसके मालिक बन जाएंगे। ऑस्टिन भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। ये सब सोचते हुए वो एक धीमी हंसी के साथ एक और ड्रिंक का सिप लेता है। तभी रॉबर्ट थोड़ी निराश आवाज़ में डरते हुए ऑस्टिन से कहता है, बट सर देयर इज अ प्रॉब्लम।
आपको तो पता ही है ना, नेक्स्ट मंथ मरीना मैडम पूरे 25 की हो जाएगी और आपके पापा की आखिरी विल के हिसाब से आपको उस ट्रेजर में से जो कुछ भी मिलेगा आपको वो मरीना मैडम के साथ आधा शेयर करना पड़ेगा। और यही नहीं, आपको डिसूजा एम्पायर के 50% शेयर्स और बाकी सारी प्रॉपर्टी भी आधी आधी मरीना मैडम के नाम करनी पड़ेगी, वरना वो आप पर कोर्ट केस भी कर सकती है। मरीना जो कि कान लगाकर ये सब सुन रही थी, रॉबर्ट की बात सुनकर उसे भी याद आता है कि अगले महीने उसका बर्थडे है। अपने पिता की विल के बारे में वो भी अच्छे से जानती थी, पर उसने कभी ऑस्टिन से ये सब मांगने के बारे में सोचा नहीं था। उसके लिए ऑस्टिन इन सब से बढ़कर था और वैसे भी उसके पास सब कुछ तो था। अब मरीना बेसब्री से ऑस्टिन के जवाब का इंतजार करने लगती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका भाई इस बारे में क्या सोचता है। रॉबर्ट की बात सुनकर ऑस्टिन की खुशी भी मानो एकदम से कहीं गायब हो जाती है। उसका बना बनाया मूड खराब हो जाता है। वो झल्लाते हुए रॉबर्ट से कहता है, शट अप रॉबर्ट, तुम भी ना इतनी इतनी सी बातें सोचकर परेशान हो जाते हो। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऑस्टिन ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे कहता है, मरीना का सर कुचलना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसे तो हम कभी भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं। बाहर मौजूद मरीना ने जैसे ही अपने भाई को ये कहते सुना, उसे तो मानो ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसका दिल, जिसे आज पहले ही एक बड़ी ठोकर लग चुकी थी, ऑस्टिन की इस बात ने उसमें जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। तभी उसके कानों में अंदर से आ रही रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। रॉबर्ट डरते हुए ऑस्टिन से कहता है, बट सर, क्या आप श्योर है कि आप मरीना मैडम को मीन? इस पर ऑस्टिन अपने ग्लास में और ज्यादा ड्रिंक डालते हुए कहता है, तुम्हें कोई शक है क्या? इस पर रॉबर्ट अपना सर झुका लेता है। ऑस्टिन और ज्यादा ड्रिंक करते हुए मरीना के लिए अपने दिल की सारी नफरत और भड़ास निकालते हुए कहता है, वो लड़की मरीना, उसे मैंने कभी अपनी बहन माना ही नहीं था। उसे खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो उसे सिर्फ अपने बाप की एक गलती समझकर इतने सालों तक झेल रहा था, और वो उस पिद्दी भर की लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मेरा पैसा, मेरा पावर मुझसे छीनेगी। अरे, इस एम्पायर को पाने के लिए मैंने अपने बाप को मार दिया, तो वो किस खेत की मूली है? बाहर खड़ी मरीना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, इसका मतलब डैड को भाई ने? ऑस्टिन अपनी बात कहकर शैतानों की तरह हंसने लगता है। मरीना को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ से अपने भारी कदम उठाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। चलते चलते उस भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। वो बस अपनी धुन में चली जा रही थी। आज उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, और ये ठेस उसके दो करीबी इंसानों ने उसे दी थी। एक समर था, जिसे वो अपना दिल दे बैठी थी, और एक उसका भाई, जिसके साथ अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया था और जिस पर वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। सबने उसका विश्वास तोड़ दिया। समर का दिया दर्द तो उसने जैसे तैसे झेल लिया था, पर अपने भाई के दिए जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसका सौतेला भाई जरूर था, पर वो उसके लिए सगे से भी बढ़कर था। कुछ देर बाद मरीना चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट जाती है और इन सब के बारे में गहराई सोचने लगती है कि आखिर उसे किसका साथ देना चाहिए। उसे इस वक्त समर की कही हुई वो बात सच लग रही थी, जब उसने कहा था कि तुम शायद अपने भाई को जानती नहीं हो मरीना, वो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। मरीना के दिल में काफ़ी दर्द और काफ़ी गम था, पर उसे पता था ये अफसोस करने का, ये रोने धोने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे एक ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद अब जाकर मरीना को समर और अनन्या के हालात का भी अंदाज़ा हुआ। वो दोनों यहाँ अपनी मर्जी से तो आए नहीं थे, उसके मक्कार और लालची भाई की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। और रही बात उनके झूठ की, तो वो भी उन्होंने मजबूरी में किया था, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा गया था। आधे घंटे तक अच्छे से इस बारे में सोचने के बाद मरीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम से अपने बेड से उठ जाती है। वो आईने के सामने आके अपने आप को देखने लगती है। उसकी आंखों में इस वक्त एक डिटर्मिनेशन नजर आ रहा था। शायद उसने फैसला कर लिया था कि उसे किसका साथ देना है।
तकरीबन 2 घंटे बाद रात 9 बजे का समय पूरे विला में हमेशा की तरह शांति थी। समर अब भी अपने कमरे में मौजूद था। वो लगातार अपने फ़ोन में अपनी और अनन्या की फ़ोटो को देखे जा रहा था। उसे भी पता नहीं था वो कितनी देर से लगातार अनन्या की फ़ोटो देख रहा था। वो अपने मन में अनन्या को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अनन्या, मुझे नहीं पता कि आज की रात के बाद हम दोनों साथ रहेंगे या नहीं, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे शरीर, मेरी रूह और मेरी जिंदगी सब पर बस तुम्हारा ही हक रहेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही उसे दरवाजे की आवाज़ सुनकर ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो जाता है। उसे लगा मरीना ने ऑस्टिन को उसकी असलियत बता दी है और शायद ऑस्टिन अपने आदमियों को लेकर वहाँ उसे ख़त्म करने आ चुका है। समर एक गहरी सांस लेकर अपनी और अनन्या की फ़ोटो पर एक आखिरी नज़र डालता है और अपना फ़ोन अपनी जेब में डाल देता है। समर धीरे से दरवाजे के पास जाकर निडर होकर दरवाज़ा खोल देता है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है अपने सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह जाता है। समर देखता है उसके सामने कोई और नहीं, मरीना ही खड़ी है, पर उसकी सोच से उलट मरीना वहां अकेली खड़ी है। समर मरीना को ऊपर से नीचे तक देखता है। मरीना का हुलिया जैसा दोपहर में वो आई थी उस वक्त से बिल्कुल अलग था। उसने इस वक्त एक जीन्स, एक हुडी और एक स्पोर्ट्स कैप पहन रखी थी। इसी के साथ मरीना के हाथ में एक छोटा सा सूट केस भी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं बाहर जाने के लिए निकल रही हो। मरीना समर को इग्नोर करते हुए वो सूट केस लेकर सीधा समर के रूम के अंदर आ जाती है। समर हैरानी से मरीना की ये सारी हरकतें देख रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? पर मरीना इसका कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप जाकर समर के रूम में रखे एक सोफे पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। समर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो चलकर मरीना के पास आकर कहता है, मरीना ये क्या कर रही हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो तुम ये सब करके? इस पर मरीना समर का हैंडसम चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ? अब तुम अपनी अनन्या को लेकर यहाँ से जाना नहीं चाहते या जिंदगी भर यही रहने का प्लान है? पहले तो समर को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती, पर जैसे ही उसे उसकी बात का मतलब समझ में आता है वो उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। वॉट? तो तुम अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें और अनन्या को यहाँ से निकलने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। मरीना उसकी बात बीच में काटकर मुस्कुराते हुए कैजुअली कहती है। समर को तो मानो अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मरीना उसकी मदद करने के लिए तैयार थी, पर जल्द ही वो अपने आप को संभाल लेता है। उसे याद आता है कि सामने बैठी ये लड़की किसकी बहन है। वो ऐसे कैसे सीधा सीधा इसकी बात पर विश्वास कर सकता था। वो मरीना को शक की नज़रों से देखते हुए रहस्यमय ढंग से कहता है, पर मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? ये मेरे और अनन्या के खिलाफ तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कोई प्लानिंग भी तो हो सकती है ना? इस पर मरीना बड़े आराम से उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहती है, समर, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों भाई बहन इतने बेवकूफ़ है? अगर भाई को तुम्हारी असलियत पता होती तो अब तक तुम यहाँ मेरे सामने खड़े नहीं होते, समझे? मैंने अभी भाई को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है, आई स्वेयर, ओके? समर को मरीना की ये बात सही तो लग रही थी, फिर भी समर शक करते हुए कहता है, पर तुम अपने भाई के खिलाफ जाकर मेरा साथ क्यों देना चाहती हो? आखिर मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बल्कि मैंने तो तुमसे इतने दिनों से झूठ कहा था। समर की ये बात सुनकर मरीना के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर जाती है। वो अब उसे क्या बताए कि वो तो उसे बस कुछ दिनों से झूठ बोल रहा था, जबकि उसका भाई उससे ना जाने कितने सालों से झूठ बोल रहा था। बताओ, समर अपनी बात पर जोर डालते हुए कहता है। मरीना एक लंबी सांस लेकर कहती है, कुछ नहीं, बस समझ जाओ कि मैंने भी आज तुम्हारी तरह अपने भाई का असली चेहरा देख लिया था, इसीलिए मैंने उनकी जगह तुम्हारा और अनन्या का साथ देने का फैसला किया। ये कहकर मरीना अपने भाई की कही बातों को याद करने लगती है। उसे पता था आज अगर वो समर अनन्या को पकड़वा भी देती है तो कुछ दिनों बाद हो ना हो उसका भाई उसे मार ही देगा। जो आदमी अपने पैदा करने और पालने वाले बाप को पैसे और पावर के लिए मार सकता था, उसके सामने आखिर वो क्या चीज़ थी? इस वजह से आखिरकार उसने बहुत सोचने के बाद समर और अनन्या का साथ देने का फैसला लिया। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे?
समर अपने हाथ फोल्ड करके उस पर डाउट करते हुए कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस विला का कोना कोना जानती हूँ। मैंने हम तीनों के यहाँ से भागने के सारे इंतजाम कर दिए हैं, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। समर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, अपनी दोनों आईब्रोज उचकाकर कहता है, कैसा काम? मरीना इस बार समर की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें मेरे भाई को जान से मारना होगा। समर ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये वही मरीना थी जो कुछ देर पहले अपने भाई के लिए उससे तक लड़ने को तैयार थी, पर अब वो खुद ही अपने भाई को उसे मारने को कह रही है। वॉट? तुम? मरीना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम खुद मुझे अपने भाई को मारने के लिए कह रही हो? समर के इस सवाल पर मरीना कुछ देर शांत रहती है। वो एक आह भरकर थोड़ा उदास होते हुए कहती है, हाँ समर, मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम तीनों को अपनी लाइफ चैन से जीनी है तो उस इंसान का मरना बेहद ज़रूरी है। वो अपने जीते जी ना तुम्हें और अनन्या को जीने देगा, और ना ही मुझे। वो आदमी सिर्फ लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना जानता है, इसीलिए कह रही हूँ, गो एंड किल हिम। तुम्हारे पास बस आधा घंटा है, जाओ। वो विला के सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे में अकेला बैठा ड्रिंक्स कर रहा है, और इस वक्त वहां पर कोई गार्ड भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हें अपना काम काफ़ी सफाई से करना है। ये तुम्हारे पास पहला और आखिरी मौका होगा। समर मरीना को देखता रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मरीना अपने भाई से इतनी नफरत करने लगी कि उसे मौत के घाट उतारना चाहती है, पर इस वक्त उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। जाओ समर जाओ, मैं यही बैठी तुम्हारे आने का इंतज़ार करूंगी। मरीना समर को एक हल्की मुस्कान के साथ देखकर कहती है। समर उसकी आंखों में एक सच्चाई देख सकता था, पर उसे अब भी उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। पर इस वक्त समर के पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं थी। वो भी हाँ में सर मिलाते हुए अगले ही पल वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद समर मरीना के कहे अनुसार विला के दूसरे फ्लोर पर आ गया था। वो ये देखकर हैरान था कि सचमुच मरीना ने ठीक ही कहा था, यहाँ पर एक भी बॉडीगार्ड या और कुछ भी नहीं था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे ये नहीं पता था कि ऑस्टिन का कमरा कहाँ था। उस फ्लोर पर काफ़ी सारे रूम और काफ़ी सारे दरवाजे मौजूद थे। उसके कदमों की आवाज़ उस खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। चलते चलते अचानक समर की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जो हल्का खुला हुआ था। समर को उस कमरे से लगातार वाइन और ड्रिंक्स की बू आ रही थी। तभी उसे मरीना की कही बात याद आती है। उसने कहा था कि ऑस्टिन ड्रिंक कर रहा है। समर समझ जाता है कि उसका शिकार इसी कमरे में है। अगले ही पल वो अपने लंबे कदम उस रूम की तरफ बढ़ा देता है। ऑस्टिन, जो कि कमरे के अंदर बड़े से सोफे पर बैठा था, अभी भी लगातार ड्रिंक्स किए जा रहा था। उसे कल के सूरज का बेसब्री से इंतजार था। एकदम से ऑस्टिन के रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और समर अंदर आता है। समर देखता है सामने रखे सोफे पर ऑस्टिन बैठा ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स किए जा रहा है। उसे उसका सर पीछे की तरफ से दिखाई दे रहा था, पर ऑस्टिन नशे में इतना चूर था कि उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि उसके रूम में कोई घुस गया है और उसकी मौत ठीक उसके पीछे मौजूद है। समर जल्दी से उसके रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से ऑस्टिन का ध्यान टूट जाता है। उसकी आंखें खुल जाती है, पर उसे लगा कि उसका खास आदमी रॉबर्ट है, तो वो बिना पीछे मुड़े लापरवाही भरे अंदाज में कहता है, रॉबर्ट, क्या हुआ? तुम अभी कुछ देर पहले ही तो गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या बात है? रॉबर्ट नहीं, रोलर। रोलर, ऐसा रोलर जो अपने सारे दुश्मनों को कुचल कर रख देता है। इतनी भारी, दमदार, वजनी और मर्दाना आवाज़ सुनकर ऑस्टिन का तो मानो आधा नशा ही उतर जाता है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर पीछे देखता है तो सामने खड़े इंसान को देखकर ही उसके सर से पसीना बहना शुरू हो जाता। उसकी सांसें मानो उसके गले में ही अटक जाती है। तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए तुम? क्या तुम नहीं जानते मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता? तो फिर तुम कैसे आए? समर साफ साफ देख सकता ऑस्टिन उससे डर रहा है और अपना डर छिपाने की कोशिश करने के लिए जोर जोर से चिल्ला कर बात कर रहा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो उसके मज़े लेते हुए कहता है, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो बस तुमसे यहाँ मिलने आया था।
ऑस्टिन उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उसकी आंखों में देखकर ही समझ सकता था कि यहाँ आने के पीछे समर के इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर भी ऑस्टिन हिम्मत करके कहता है, देखो जो भी हो निकल जाओ अभी के लिए यहाँ से, हम कल बात करेंगे। इस पर समर धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए खतरनाक आवाज में कहता है, इतनी क्या जल्दी है जाने की ऑस्टिन साहब? अभी तो मैं आया हूँ, आपको पता है मैं आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था। इस पर ऑस्टिन उसे शक और डरी हुई नजरों से देखते हुए कहता है, पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और तुम मुझे कैसे जानते हो? सच बताओ कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आए हो? अब तक समर ऑस्टिन के काफी करीब आ गया था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, पर अफसोस तुम्हारी ये चालाकी तुम्हारे किसी काम नहीं आई। देखो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी नाक के नीचे था और तुम ना उसे पहचान पाए और ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाए। ये कहकर समर अजीब ढंग से मुस्करा देता है, जबकि ऑस्टिन अभी भी डरी हुई और कंफ्यूज नजरों से उसे ही देख रहा था। समर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगे? ब्लैक पैंथर से बच जाओगे? ये तुम्हारी गलत फहमी थी मिस्टर ऑस्टिन डिसूजा। ऑस्टिन तो उसकी बात सुनकर फटी हुई आंखों से उसे देखने लगता है। उसे तो समर को देखकर पहले दिन ही शक हो गया था कि समर में कुछ तो अजीब है और उसके इरादे भी यहाँ आने के पीछे कुछ ठीक नहीं है। पर इस वक्त ऑस्टिन के पास ये सब सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा था और वो अकेला था। उसके पास ना तो कोई बॉडीगार्ड था ना तो कोई दूसरा आदमी। वो जानता था वो ब्लैक पैंथर से अकेले तो लड़ नहीं पाएगा। जल्दी से ऑस्टिन अपने होश में आता है। वो नीचे टेबल पे रखा हुआ फोन उठाने ही वाला होता है कि समर उसकी हरकत को भांपते हुए बिजली की रफ्तार से उसका वो हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसका वो हाथ 120 डिग्री मरोड़ देता है। ऑस्टिन के हाथ की हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। पर ऑस्टिन की बदकिस्मती से उसका ये कमरा साउंड प्रूफ था और वो आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। ऑस्टिन अपना वो हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और समर को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। समर भी उसको उतने ही गुस्से से देख रहा था। ऑस्टिन दर्द भरी आवाज में कराहते हुए कहता है, देखो देखो ब्लैक पैंथर, मुझे मारकर तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। इस विला के चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी है जो तुम्हें भून कर रख देंगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे जाने दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। समर ये देखकर हैरान था कि मौत ऑस्टिन के इतना करीब खड़ी है फिर भी उसकी अकड़ जाने का नाम नहीं ले रही है। समर पर उसकी किसी भी बात का कहा कोई असर होने वाला था। इस वक्त तो उसके सर पर मौत सवार थी। वो एक झटके से ऑस्टिन को उसके कॉलर से उठाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। मुक्का इतना जोरदार था कि ऑस्टिन के मुंह से खून की एक बड़ी सी धारा निकलकर नीचे फ्लो पर बह जाती है और उसके कई दांत टूटकर यहाँ वहाँ जमीन पर बिखर जाते हैं। पर अभी समर रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो नीचे पड़े हुए ऑस्टिन को फिर से उसके कॉलर से उठा लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरी जान इतने दिनों तक इतना रोई, उसका हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा ना। तेरी वजह से हमारे दोस्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। ऑस्टिन अपनी धुंधली आंखों से उसे देख रहा था। समर के आने से पहले उसने इतनी शराब पी थी कि उसके अंदर समर से लड़ने की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं बची थी। अगले ही पल समर उसको उसकी कॉलर से पकड़कर एक के बाद एक मुक्के उसके चेहरे पर मारने लगता है। समर के भारी भरकम हाथ से इतने दमदार मुक्के खाने के बाद ऑस्टिन कब बेहोश हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। समर देखता है ऑस्टिन बेहोश हो चुका है और अब कुछ करने की हालत में नहीं है, पर समर के दिल में उसके लिए 1% भी रहम नहीं था। अगले ही पल वो एक स्पेशल मूव ऑस्टिन पर अप्लाई कर देता है। वो एक झटके से उसकी गर्दन को 90 डिग्री तक घुमा देता है। अगले ही पल ऑस्टिन की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है और इसी के साथ ऑस्टिन अपना दम तोड़ देता है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। समर उसकी लाश को वही फ्लो पर पटक देता है। वो एक बार देखना भी ज़रूरी नहीं समझता कि ऑस्टिन जिंदा है या मर चुका है। ये उसकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में सीखा गया बेहद खतरनाक मूव था। ये मूव पढ़ने के बाद किसी का भी जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
समर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है। उसे लगता है कि वो ऑस्टिन की लाश को ऐसे फ्लो पर छोड़कर तो नहीं जा सकता। कुछ सोचकर वो ऑस्टिन के मुर्दा शरीर को घसीटकर पास में रखे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, जिससे दिखने में ऐसा लग रहा था कि ऑस्टिन मरा नहीं बल्कि सो रहा है। ऑस्टिन के उस मुर्दा शरीर को देखते हुए समर अपने मन ने कहता है, रिंकू यामिनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस वक्त तुम दोनों को नहीं बचा पाया था, पर मुझे उम्मीद है तुम दोनों जहां भी हो मुझे सुन रहे हो। देखो, आज मैंने तुम्हारे गुनहगार को आखिरकार उसके किए की सज़ा दे ही दी। समर के दिल पर रिंकू और यामिनी की मौत का एक बड़ा बोझ था। वो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार खुद को मानता था। महीनों पहले उन दोनों की जलती चिता को देखते हुए उसने अपने आप से वादा किया था कि वो उनकी मौत का बदला ज़रूर लेगा और उन दोनों को इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा, और आज उसने अपना ये वादा पूरा कर ही दिया। समर उसकी लाश को घूरता रहता है। वो उसे इससे भी कई गुना ज्यादा बुरी मौत मारना चाहता था, पर इन सब के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसे अनन्या और मरीना को लेकर यहाँ से जल्द निकलना भी था। समर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसमें किसी को कोई मैसेज टाइप करता है और अगले ही पल वहाँ से निकल जाता है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।